तो फिर हम हमें पता चलता था कि यहाँ पे कौन से एनिमल्स मौजूद है जो केजेस में आ गए। फिर एडवांसमेंट आई तो ये मेथड्स चेंज हुए और उसमें वी कॉल इट नॉन इन्वेजिव मेथड्स। नॉन इन्वेजिव मेथड्स ये हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एनिमल्स को हार्म किए बगैर हमें पूरे एरिया के एनिमल्स की डाइवर्सिटी का हम वर्ड यूज़ करते हैं। डाइवर्सिटी अनवा जो होती हैं उर्दू में, तो तनव्वु अनवा डिफरेंट, उनका हम कैसे पता चलता है? तो हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स में हैं नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स। अच्छा, अब जो मेरी रिसर्च थी मेरे एमफिल की, वो थी मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में, एंड इट वाज फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री कि हमने नॉन इन्वेजिव साइंटिफिक मेथड यूज़ करके पूरी मार्गला की डाइवर्सिटी का हमने एक एस्टिमेट निकाला। और हम उसकी तरफ में अगर जाऊँ तो कुछ मैं अपना रिसर्च वर्क अपने पास लाया हूँ, वो हम ज़रा इसको देखते हैं। अच्छा, ये था हमारा वाइल्ड लाइफ सर्वे था 2018 फरवरी में, मेरा प्रोजेक्ट था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के कोऑपरेशन से। और हमने जो मेथड यूज़ किया दैट इज़ कैमरा ट्रैपिंग, डिजिटल कैमरा ट्रैप्स। ये एक उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये एक आप देख सकते हैं कि ये कैमरे होते हैं जिसको हम ट्रेल कैमरास कहते हैं। दीज आर मोशन सेंसर इंफ्रारेड सेंसिटिव कैमरा होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहीं भी छुपा के किसी पोल के साथ, किसी दरख्त के साथ बांध के, लेकिन ऐसे पोटेंशियल साइट ऐसी जगह पे लगा के जहाँ पे हमने पहले सर्वे की होती है कि हमें कुछ साइंस मिलते हैं एनिमल्स के, तो कटिंग लॉन्ग शॉट हम ये कैमरे यूज़ करते हैं और हम वी यूज्ड इट फॉर आवर रिसर्च वर्क। और यहाँ पे हमने 32 कैमराज इंस्टॉल किए थ्रू आउट द मार्गला हिल्स नेशनल पार्क। डिफरेंट जो 170 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है हमारे पास पूरे मार्गला का। और उसमें जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आए तो मेरे पास 17 डिफरेंट स्पीशीज़ डिटेक्ट हुए मैमल्स के सिर्फ। बिकॉज अब हम इसके डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन जो कैमरा ट्रैपिंग होती है ये 3 टाइप की होती है। मैमल्स के लिए जो ज़मीनी जानवर होते हैं, बर्ड्स के लिए हम अलग रखते हैं, जो जानवर ऊपर दरख्तों में रहते हैं उनके लिए अलग, चोटों के लिए अलग। जो ये थी हमारे पास दैट इज़ फॉर मैमल्स। तो मैमल्स की 17 स्पीशीज़ हमारे पास डिटेक्ट हुई, लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हमारे पास आई उनमें है ये कॉमन लेपर्ड। ये हमारे पास 5 कैमरों में डिटेक्ट हुआ था। और दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम नड़यास, एक विलेज है नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न मार्गला हिल्स में। ये बरी माम से ऊपर 45 मिनट के फासले पे एक गांव है, वहाँ से और बहुत सारे और लोकेशन से बहुत हमारे ये ट्रेल्स के लोकेशन पे ये हमारे पास डिटेक्ट हुए। सो दिस इज़ फ्रॉम माय स्टडी। और कॉमन लेपर्ड, अब यही कॉमन लेपर्ड हमारे पास मज़ीद 4 लोकेशन में डिटेक्ट हुआ। तो एक हमारे पास ये ऊपर एरिया में, कुछ हमारे पास ये C और D जो आप देख रहे हैं, ये इधर ट्रेल 4, ट्रेल 5 और इन सारे लोकेशन में। और एक ही लेपर्ड इनमें फिर डिटेक्ट हुआ। हमने इसकी जब इसको हम कहते हैं पीलेज पैटर्न को हम मैच करते हैं कि उनके जो डॉट्स होते हैं बॉडी पे, उनका जो पैटर्न होता है ये इनका फिंगरप्रिंट होता है, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट। तो ये किसी 2 इंडिविजुअल्स का सेम नहीं होता, तो इनको हम मैच करते हैं। तो जब हमने वो मैच किया तो एक ही लेपर्ड वो 3 लोकेशंस में डिटेक्ट हुआ था। वो पीर सुहावा, देन एट ये जो गोकीना ट्रेल 5 और ट्रेल 4 के एरिया में ये एक ही लेपर्ड उन सारे कैमरों के सामने घूमा था। वी कॉल इट होम रेंज। तो इतना बड़ा इसका होम रेंज है, ये अलग एक वो है। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे इकोलॉजिकल लिंकेज की, तो ये एक और स्पीशीज़ है, वी कॉल इट बार्किंग डेयर। ये भी हमारे मार्गला हिल्स में ये हमारे पास डिटेक्ट हुआ था 7 लोकेशंस पे। दिस इज़ बार्किंग डेयर। बार्किंग डेयर इमीडिएट प्रे है कॉमन लेपर्ड का। अब इनका प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप है, ठीक है। अब नेचुरली इकोसिस्टम ख़ुद को कंट्रोल करती है, जिसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। हर इकोसिस्टम की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है।
कि वो इतने एक स्पीशीज़ के इतने इंडिविजुअल्स को वो कंट्रोल कर सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है, रिसोर्सेज उसके लिए इतने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा होता है तो फिर उसको कैसे नेचर कंट्रोल करती है, हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए होता है कि प्रीडेटर होते हैं उनके। तो अब बार्किंग डेयर के लिए प्रीडेटर है स्नो लेपर्ड, ये कॉमन लेपर्ड, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास ये और एक कार्निवोर एनिमल है इंडियन पाम सेवेट। इस तरह 17 डिफरेंट स्पीशीज़ है। इंडियन पाम सेवेट ये भी एक कार्निवोर है, गोश्तखोर जानवर है। ये बिल्ले की तरह, बिल्ले से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, लेकिन इसकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और एक रेयर स्पीशीज़ में आता है, ठीक है। इस तरह ये भी एक है येलो थ्रोटेड मार्टिन है। डिफरेंट जब हम एस्थेटिक वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास इतने, अब विदाउट विजिटिंग दैट लोकेशन हमने एक दफ़ा कैमरा इंस्टॉल किया जिसका एनिमल को पता तक नहीं चलता कि कोई कैमरा उनको डिटेक्ट कर रहा है, और हमारे पास इस लेवल की नॉलेज आ जाती है। पहले ये नहीं होता था। साइंस हैज़ मेड दिस ईजी फॉर अस, और जो कैमरा टेक्नोलॉजी है और ये सब जो है, दिस इज़ वाई वी कॉल कि हमें साइंटिफिक एटीट्यूड अपनाने चाहिए। एक साइड पे हमें फिर रिसर्च करके, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास मार्गला में कौन सी स्पीशी नापैद है, कौन सी ज़्यादा मिकदार में है, ठीक है, कौन सी कम है, ठीक है। तो वो सारी नॉलेज हमारे पास साइंस दे देती है, लेकिन दूसरी तरफ साइंस एनिमल्स को यूज़ करने से भी मना नहीं करती। सारी बात है अपने रवैयों को ज़रा साइंसी ढांचे में डालना, ठीक है। तो फिर उसमें ये है कि हमारा क्या, और जो हमने बाहमी रबत की बात की, बाहमी ताल्लुक़ की बात की, तो साइंस हमें उस हवाले से भी नॉलेज देती है। हमारा एक मेथड कैमरा ट्रैपिंग 25-30 दिन का हमारा ये ट्रायल था, सर्वे था। हमने 25 दिन के लिए कैमरे लगाए थे। उससे हमारे पास डिफरेंट टाइप के फिर नॉलेज आती है। तो उसको हम जब अपने डेटा को हम डिफरेंट मॉडल्स रन करके एनालाइज करते हैं, तो उसमें से एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं कि स्पीशीज़ रिचनेस मॉडलिंग। स्पीशीज़ रिचनेस ये है कि हमारे पास मार्गला में, हम मार्गला की जब बात करते हैं तो ये मैं अपने इमीडिएट रिसर्च की बात कर रहा हूँ। आप इसको कह लें कि आप किसी भी जगह में, किसी भी मुल्क में, किसी भी इकोसिस्टम में ये रिसर्च कर सकते हैं, और वहाँ जब आपको नॉलेज आती है कि हमारे पास कौन सी स्पीशीज़ हैं, इसमें कीस्टोन स्पीशीज़ कौन सी है, इसमें सेकेंडरी कौन सी है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हमने चतराल की बात की, एग्ज़ाम्पल लिया, तो वो जो ट्रॉफ़ी हंटिंग है इन द कोर्स ऑफ 5 to 10 ईयर्स, वो मारखोर वही कम्युनिटी पे वो पैसे लग के, तो फिर कम्युनिटी उसको प्रोटेक्ट करती है, उस एनिमल को। मारखोर की वो फिर हंट नहीं करते उसको, वो उसके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट नहीं करते, ओवर हार्वेस्टिंग नहीं करते, ओवर ग्रेजिंग नहीं करते, क्योंकि वो हर्बीवोर है, तो वो फिर ओवर ग्रेजिंग नहीं करते, उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि इसकी वजह से हमें पैसे मिलते हैं, उनके वो सारे सब कुछ। तो अभी जो है पाकिस्तान में मारखोर वो इंडेंजर्ड लिस्ट से निकल के, और इट्स इन थाउजेंड्स, ठीक है। अभी कोई ख़तरा नहीं आपको, जब आप चित्राल गोल जाते हैं तो आपको ऐसे भी नज़र आ जाते हैं। दैट्स बिकॉज साइंटिफिक एटीट्यूड, जिसको हम कंजर्वेशन, साइंटिफिक कंजर्वेशन। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, ये एक ट्रॉफ़ी एनिमल को हंट करना ये अनइथिकल है, ये जज्बाती तौर पे हम इसको, जज्बाती नहीं होना। जब हम जज्बाती हो जाते हैं हर मामले में, तो इमोशंस पॉजिटिवली, जब आप जिसको हम कहते हैं ना पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो उस तरफ भी नहीं जाना और डिस्ट्रक्शन की तरफ भी नहीं जाना, मॉडरेट साइंटिफिक, बिल्कुल। अब ये इस मैप की तरफ दोबारा आते हैं। ये स्पीशीज़ रिचनेस का मैप है। स्पीशीज़ रिचनेस आम अल्फाज में ये है कि एक जगह पे, एक ही लोकेशन पे कितने डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल्स रह रहे हैं इधर। तो एक कैमरा स्टेशन में जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ डिटेक्ट होती हैं, उतनी ही उस लोकेशन की रिचनेस ज़्यादा होती है। तो अब ये मार्गला का मैप है। ये जो आपको रेड जोन्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम है। फिर हम अगर मैप की अपनी नॉलेज है, हम जब ये रिचनेस कम होती जाती है तो ये कलर ब्लू की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो लाइट कलर्स हैं ये शो करते हैं मिनिमम रिचनेस को। अब यहाँ मार्गला में जहाँ पे ये लाइट कलर्स शो हुए हैं, मीन्स यहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस मिनिमम है। ये क्यों है? ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रेल्स बने हुए हैं, जहाँ पे हमारे पास ट्रेल 5,
ट्रेल 4 और ट्रेल 6 ये जितने भी विजिटर ट्रेल्स हैं ये इस रीजन में है जहाँ पे आपको रिचनेस मिनिमम नज़र आ रही है। क्यों? बिकॉज हम इंसान अगर उस पे आ जाए डिस्टर्बेंस पे तो हम सिर्फ उनको हंट करके डिस्टर्ब नहीं करते, हम विज़िट करके भी उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ देखें जो नॉर्दर्न पार्ट है मार्गला हिल्स का, यहाँ पे रिचनेस मैक्सिमम है, आपको डार्क कलर शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ विलेजेस हैं और वहाँ पे एनिमल्स, उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है, कोई विजिटर्स नहीं है उधर, तो जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डिस्टर्बेंस, तो ह्यूमन डिस्टर्बेंस वहाँ मिनिमम है। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने विजिट से भी जो है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन एक साइड पे ये है कि ये इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हम विजिटर जो हमारे पास हाइकिंग है, हाइकिंग एक हेल्दी एक एक्टिविटी है, ठीक है, जिससे नेचर का यही तो फ़ायदा है कि हम उससे, तो दिस इज़ वाई हम साइंटिफिक एटीट्यूड अपना के, हम नॉन इन्वेजिव मेथड्स यूज़ करके, हम अपने एटीट्यूड से जो रेयर स्पीशीज़ हैं, हम जो नैरो जो हमारे पास सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें कि इन एरियाज़ में हमने डिस्टर्बेंस नहीं करनी, ठीक है, और फिर जो है उनको यूज़ करने की बात है तो हम लीगल हंटिंग भी कर सकते हैं, ट्रॉफी हंटिंग की हमने बात की। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक आम आदमी को, चले ट्रेल्स पे तो एक नॉर्मली जो हम कहते हैं कि अपर क्लास के लोग कह लें, ठीक है, कि अपना वीकेंड वो करने के लिए जाते हैं, उससे गरीब कम्युनिटी का क्योंकि हम यहाँ पे जो साइंसी बातें भी बहुत हो गई, टाइम की कमी की वजह से हम ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकते, लेकिन इस हमारे प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के सेशंस का जहाँ तक मैंने देखा है, तो इसको हम सोसाइटी के साथ अगर किसी चीज़ का ताल्लुक़ नहीं है तो हम मतलब हमारी वो होती है, प्रायोरिटी होती है कि हम इसको आम आदमी के साथ, आम सोसाइटी का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो फिर एक और चीज़ रह गई डिस्कशन में, और वो ये है जिसका डायरेक्टली एक गरीब तबके पे इफ़ेक्ट है, और वो ये है कि एक एरिया है जो बहुत बैकवर्ड है, जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, उधर एक ऐसी रेयर स्पीशीज़ हैं जो कि हमारे लिए तो वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए तो अक्सर हम ये सुनते हैं, हमसे क्वेश्चन किया जाता है एक बीइंग साइंटिस्ट के, अच्छा एक स्पीशीज़ को हमने बचा लिया तो हमने, तो इसका क्या फ़ायदा है? एक स्पीशीज़, एक जानवर या है या नहीं है, तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो फ़र्क मैं अभी बताता हूँ। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, ठीक है, तरक्की पजीर कह लें या गैर तरक्की याफ्ता कह लें, हमारे लिए ये नहीं मैटर करती, लेकिन कुछ महज़ब कौमें भी हैं दुनिया में जिसको वेस्ट में एक स्पीशीज़ पे अलग अलग इदारे काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मेरे जो सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर अली नवाज़, ही इज़ द पायनियर ऑफ दीज मॉडर्न टेक्निक्स, और स्नो लेपर्ड फाउंडेशन हमारे पाकिस्तान में ही, वो उसके फाउंडिंग मेंबर भी है, वो फाउंडर मेंबर नहीं, वो फाउंडर हैं उसके। और अब स्नो लेपर्ड पे दुनिया में जो 12 कंट्रीज़ हैं जिसमें ये पाया जाता है, उनका एक अलायंस है, और स्नो लेपर्ड इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट है, जो कि सिर्फ स्नो लेपर्ड पे, जिस मुल्क में स्नो लेपर्ड होगा वो उन पे फंडिंग करती है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम। तो अब हमारे लिए ठीक है, हम तो ये कह लेंगे कि यहाँ, हम अक्सर ये बात भी सुनते हैं कि यहाँ इंसान की कदर नहीं है, तो जानवर की कदर कौन करेगा और या करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, पहले तो इंसानी हुकूक़ की हम बात कर लें, इंसान को बचाए, आजकल जो चल रहा है आपके सामने है। तो अगर हम ये कहें कि नहीं, पहले हम इंसान को हुकूक़ दिलाएंगे फिर जानवरों का सोचेंगे, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब हमारे रवैये ऐसे नहीं है कि इंसानी हुकूक़ को हम अगले 20-30 साल में भी ठीक कर सके, तो क्या हम ये दूसरी तरफ तो चीज़ों को पैरेलल लेकर चलना, ठीक है। तो इसमें महज़ब कौमें फिर क्या करती हैं, जो वेस्ट हैं वो फंडिंग करती है एक स्पीशीज़ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन लेपर्ड है, ठीक है, तो वो हमारे लिए अब क्या है कि जस्ट अनदर स्पीशीज़, एक जानवर है, वो या हो या ना हो, तो एक पाकिस्तानी जहनीत के लिए ये एक कोई मैटर नहीं करती ये चीज़, ठीक है। सॉरी टू से, सब लोग ऐसे नहीं होते, जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि अब इस चीज़ को एक्सट्रीम में भी नहीं लेकर जाना और उसको उसमें भी, तो फिर वो फंडिंग करती है, फंडिंग ये करती है कि उसकी कंजर्वेशन के लिए। तो फिर
रिसर्चर हम जाके उधर उस कम्युनिटी को अवेयर करते हैं कि ये जो स्पीशीज़ हैं इसको आप लोगों ने हंट नहीं करना, इसको प्रोटेक्ट करना है। और फिर वो फंडिंग हम यूज़ करते हैं कम्युनिटी अपग्रेडिंग के लिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए। हम क्या करते हैं, डिफरेंट उसके डिटेल्स हैं फिर कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है उनको हम कुछ ट्रेनिंग स्किल्स देते हैं, कुछ सेंटर्स उनके लिए डेवलप कर लेते हैं, जो स्किल्स उनके पास हो उनको रिसोर्सेज देते हैं कि देखिए ये फंडिंग आप इस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करोगे तो आपको ये इंसेंटिव्स मिलते हैं, ये आपको फ़ायदे हो सकते हैं। डिफरेंट शेप्स में हम उनको वो फिर प्रोवाइड करते हैं। सो ऑल दिस मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च और एक स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनका एक बड़ा ब्रॉडर विज़न होता है, ग्लोबल विज़न होता है कि कॉमन लेपर्ड दुनिया में जहाँ भी है हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर वो पाकिस्तान, अब वो मारगला के एक छोटे से गांव में वो फंडिंग करते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करें, उससे कम्युनिटी की अपग्रेडिंग होती है, अपलिफ्टिंग होती है, तो गवर्नमेंट को भी वो हो जाती है कि अब जो चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती उनके लिए वो उस फंडिंग से हो जाती है। तो फिर वो उसी एनिमल को एक हंट, एक शिकार के बजाय एक रिसोर्स, एक असासे के तौर पे कंसिडर करते हैं। ये इसको कहते हैं माइंड शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें फिर साइंटिफिक रिसर्च, इंटरनेशनल फंडिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा इंडिविजुअल रवैया। तो अगेन दिस इज़ लॉन्ग डिबेट और आई वुड लाइक टू क्लोज इट हेयर, और क्योंकि टाइम का मुझे आइडिया नहीं है कि मेरे पास कितना है, और अभी 45 मिनट्स हो गए। बट कंक्लूजन में मैं एक चीज़ जो कहूँगा वो ये है कि जो वही बात जो मैंने रिपीट भी कर ली कि बेसिकली जंगली हयात और इंसानी ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है इसको हमने इनको हमने ना पॉजिटिवली ख़ुद से अलग रखना है, ठीक है, कि इसको हमने बिल्कुल सिरे से टच नहीं करना है एब्सोल्यूट कंजर्वेशन की तरफ, दैट इज़ नॉन साइंटिफिक। और बहुत सारे हमारे मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया में अगर कोई है तो हम वो सेंटिमेंटल आस्पेक्ट, जज्बाती पहलू को लगा के हम इस चीज़ को वो कर लेते हैं। और दूसरी तरफ वही है कि इसको हमने डिस्टर्ब भी नहीं करना। तो मॉडरेट, उसको पैरेलल रख के साइंटिफिक एटीट्यूड से और मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके, और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि साइंटिस्ट का कम्युनिटी में आना, जो कि पाकिस्तान में डिफरेंट रीज़न्स की वजह से वो बहुत ही एक क्या कहते हैं लेफ़्ट अपार्ट एरिया है, और जो कि उसमें कुछ कमियां हम अपने तौर पे भी लेते हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो लैब से नहीं निकलते, उनका जो काम होता है पहले ख़ुद को क्रिटिसाइज़ करना, फिर सोसाइटी की तरफ जाना है। तो वो ये है कि हमारा जो आउटपुट होता है वो रिसर्च पेपर्स में और थीसिस के अंदर ही रह जाता है, कम्युनिटी में बाहर नहीं आता। साइंटिफिक नॉलेज को हमने आम करना है सोशल मीडिया के को यूज़ करके। और दूसरी एक चीज़ ये है कि साइंटिस्ट की बिहाफ पे ये कमी है कि उनके पास टाइम नहीं होता इस चीज़ को ओपनली डिस्कस करने में। और दूसरी बात कि आप तब डिस्कस करेंगे जब कोई उसमें इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। हमारी कम्युनिटी इनको सेकेंडरी इश्यूज़ कहती हैं कि बस ठीक है, जानवरों को देख के ज़ू में, चिड़ियाघर में जाके उनको देख के खुश हो गए, वीकेंड हो गया, बच्चे भी खुश हो गए, आपकी भी आउटिंग हो गई, तो उधर वो पंजरे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ मुझे याद आई कि जो ज़ू का कॉन्सेप्ट है मैं ख़ुद उसके ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। अगर एक तरफ अगर आप मुझे जज्बाती तौर पे कहें तो मैं जज्बाती तौर पे ही इस फील्ड में आया हुआ। जज्बात की बहुत अमल दखल है, जज्बात बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ से जज्बात निकाल ले तो कुछ नहीं रहता। फिर वो साइंस है जो कि हमें ज़रा रोकती है कि नहीं, सिर्फ जज्बात नहीं, ज़रा हकीकत की तरफ भी आएँ। लेकिन मैं ख़ुद जैसे इस फील्ड में जज्बाती तौर पे आया था, मुझे शौक़ मैट्रिक्स से मेरा स्टार्ट हुआ एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ में। लेकिन जब मैंने आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि अब ज़ू, इवन मैं पेट कीपिंग को भी गलत समझता हूँ, क्योंकि पेट जानवरों को, पेट कीपिंग क्या है, हम दुनिया को ये शो करते हैं कि हम जानवर की हिफाजत कर रहे हैं, उसको हम वो रख रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं। हालांकि अगर ये देखें तो ये हम अपनी
वो क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी उसको एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं अपने खुद को खुश करने के लिए। हालांकि एनिमल की जगह बेडरूम नहीं है, ठीक है, या जो है लाउंज नहीं है, या घर का गार्डन नहीं है। हर एनिमल का होम रेंज होता है जो कि उसी में आपको पेट आप जितना भी उसका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वो उसका होम रेंज नहीं है, वो स्ट्रेस में है ऑलरेडी, ठीक है। मैं तो उसके भी ख़िलाफ़ हूँ। फिर हमारे यहाँ जो ज़ू का कॉन्सेप्ट है कि एनिमल को पिंजरों में बंद करके, ठीक है, वो जैसे मैंने आपको कॉमन लेपर्ड की बात की, तो ये एक ही लेपर्ड इधर, एक कैमरा इधर था, दूसरा इधर, तीसरा, पूरे एरिया में एक लेपर्ड डेली बेस पे घूमता है। वी कॉल इट होम रेंज। तो अगर हम इसको किलोमीटर में काउंट कर ले तो पीर सुहावा से ट्रेल 4 मार्गला जो ज़ू है यहाँ तक कुछ बनता है 5-10 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस बनता है। तो 10 किलोमीटर एक एनिमल का होम रेंज हो और आप उसको 10 बाई 10 के केज में बंद कर लें, तो उससे बेटर है कि आप उसको मार दें। एक ही दफ़ा वो मर जाएगा, डेली स्ट्रेस से वो बचा रहेगा। तो ठीक है, ज़ू के कॉन्सेप्ट के मैं पर्सनली ख़िलाफ़ हूँ। अब हम उस तरफ तो देखते हैं लेकिन हम बड़े लेवल पे नहीं देखते। तो उसमें यह है कि ज़रा इस चीज़ को हमने उस तरीके से देखना है कि साइंटिफिक नॉलेज, और फिर वही बात मैंने की कि हमारी बात यहाँ से मैंने पिक की थी, ज़रा दूसरी तरफ चली गई कि हम इंटरेस्ट लेते हैं तो सिर्फ कहीं विज़िट कर लिया तो बंदरों को देख के खुश हो गए, ठीक है, यहीं तक हमारा इंटरेस्ट होता है। हम उसकी तह तक नहीं जाते मसलों के। तो जब मतलब कम्युनिटी की तरफ से दिलचस्पी नहीं ली जाती किसी चीज़ में, तो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है लोगों को जाके। बट मैं ये कहता हूँ कि इट्स लाइक ताली दोनों हाथ से बजती है। तो साइंटिस्ट को भी बाहर निकलना चाहिए और इस चीज़ पे साइंटिफिक हर चीज़ को उस एंगल से देखना, तो फिर हर प्रॉब्लम की सलूशन भी है। और हम एक वो क्या कहते हैं कि महज़्ज़ब कौमों की तरफ उनकी हम कम से कम नकल भी उतार लें, तो इतना कुछ कर लेंगे कि हमारे मसाइल उसमें काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। और मैं मज़ीद आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा और थैंक यू। बहुत ही सैर हसल बात की गई, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत से लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात भी जेल में आए होंगे। तो कोई इस हवाले से सवाल करना चाहे तो जी आमिर। की बात की थी उसके हवाले से ये था कि जो मार को है जी 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 थोड़ा होता है, इसके एक अजीब की आदत पैदा हो जाती है कि ये जो यंग एनिमल होते हैं, यंग मार्क को होते हैं, तो उनको ब्रीडिंग करने नहीं देते। वो मरने वाले भी होते हैं, मतलब वो होल्ड अल्फा ही कहते हैं, अल्फा मेल, बिल्कुल। तो फिर वो उसको मारना है वो है। अगर आपने शुरू में और बात की, अगर आप अकेले हो और आप हमें शेयर खिलाओ तो आपकी क्या ख्वाहिश होगी? ये तो ये अपना पॉइंट करेक्ट। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन के बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं। मैं पहले उस पर जाऊंगा जो आपने कहा कि ट्रॉफी हंटिंग में अल्फ़ा मेल जो है वो बाकियों को, तो सॉरी दिस इज़ काइंड ऑफ अ मिथ। बहुत चीज़ें जो है वो मिथ्स बन जाती हैं कम्युनिटी में। जैसे मारखोर ही की बात है कि अगर आप अभी भी विकिपीडिया गूगल पे जाके मारखोर सर्च करें तो उसको कि वाई इट इज़ कॉल्ड मारखोर, तो उसके साथ लिखा होगा कि ये सांप खाता है। ये गूगल की आप सांप खाता है, मारखोर। मार पश्तो में मार को कहते हैं, खोर मीन खाना, फ़ारसी में भी मार ही कहते हैं उसको। तो अब गूगल पे ये लिखा हुआ है, लाइक ये जो मिथ्स हैं ये इतने लेवल तक पहुंच जाती है कि गूगल भी ये कह रहा है कि मारखोर को मारखोर इस वजह कि ये क्या करता है कि सांप को मार के उस, हालांकि इट्स हर्बी वोर, ये घास पत्ते खाता है, ठीक है। तो अब अल्फ़ा मेल एनिमल्स की कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उसमें जो मेल बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो अल्फ़ा मेल का रोल प्ले करता है। अल्फ़ा मेल साइंटिफिकली वो क्या करता है, वो कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कोई दूसरी कम्युनिटी जब इंट्रूड करती है, इन्वेड करती है, तो उसका रोल होता है उसी कम्युनिटी में। अच्छा, आपने बात की उनको मेट करने से रोकता है, मेटिंग से रोकता है। जिसको मेट चॉइस हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ब्रीडिंग सीज़न के अंदर
दिस इज़ द फीमेल जो डिसाइड करती है कि किस मेल के साथ मेट करना है। तो मेट के लिए जो कंपटीशन है वो तो वैसे भी मौजूद है, वो सिर्फ अल्फा मेल उनको नहीं रोकता, वो तो आपस में जो यंग मेल्स होते हैं उनके बीच भी इस लेवल की कंपटीशन होती है। आप यूट्यूब पे जाके मारखोर की मैटिंग, वो जिसको हम रेटलिंग कहते हैं, रट सीज़न होता है, उसमें ये कहते हैं कि मारखोर, ये आप डिफरेंट एनिमल्स आपस में लड़ मरते हैं, कुछ दूसरे को मार भी देते हैं उस कंपटीशन में। तो जो उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट मेल होता है, फीमेल उसके साथ मेट करती है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग जनरेशन। ठीक है, ये साइंटिफिक एटीट्यूड है फीमेल्स का भी। इट्स नॉट लाइक जो उनमें से अच्छा दिखता है तो उसको नहीं, जो उस कंपटीशन से सरवाइव करेगा मीन्स के ही हैज़ द स्ट्रॉन्ग जीन्स, दैट एनिमल, दैट मेल हैज़ स्ट्रॉन्ग जीन्स, तो फीमेल उसके साथ मेट करती है। तो ये कंपटीशन अगर अल्फा मेल नहीं करेगा तो जो यंग मेल्स हैं उनके बीच ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके सामने लेपर्ड आ गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे मुझे एक बात याद आई कि हमने जैसे कहा कि हमारे यहाँ चीज़ों को ड्रामेटाइज़ किया जाता है, और ख़ास तौर पे मीडिया। जब हमारा यहाँ पे रिसर्च था, हमारे कैंप ट्रेल 5 के ऊपर हमारा कैंप लगा था, तो आप लोगों ने शायद, आपको अगर याद हो, ये 2018 की बात है कि ये समा न्यूज़ और डिफरेंट चैनल्स ने ये चला दिया था कि वो मारगला में शेर आ गया है और तेंदुआ आ गया और ये वो। ठीक है, वो हमारा ही कैंप था, एंड रात को जस्ट अ कब ऑफ कॉमन लेपर्ड का छोटा कब था, एंड दैट जस्ट वांडर्ड अराउंड, हमारे कैंप के करीब आया वो। तो आके फिर वो देख के वो लेपर्ड जो है, जो कैट्स, बिग कैट्स हैं, स्पेशली बिग कैट्स जितने भी हैं, ये लेपर्ड, लायन वगैरह, दीज आर द मोस्ट शाई एनिमल्स। ह्यूमन शाइनेस इनमें बहुत ज़्यादा है, ये ह्यूमंस को माइल्स में अवॉइड करते हैं। आपकी बात की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन उसमें फिर क्या हुआ कि हम ड्रामेटाइज़ करके लोगों को डरा देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। दैट वाज जस्ट अ कब जो हमारे कैंप में आया, एंड जो लोकल कम्युनिटी थी, हमारे पास लोकल स्टाफ था जो उस गांव के थे, कुक था और गाइड वगैरह, उन्होंने सुबह जाके शोर मचा दिया। तो मीडिया चैनल्स आए और उन्होंने ये शोर मचाया कि शेर आया और शेर आया, और इस तरह फिर उसके कुछ 2-3 महीने तक लोग ट्रेल्स पे जाने से डर रहे थे। ठीक है, नहीं जा रहे थे कि उधर शेर है। बात यह है कि लेपर्ड वो ह्यूमन उसके प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं, वो उसका फूड ही नहीं है। मैंने बताया आपको कि लेपर्ड का काम सिर्फ इससे है। ठीक है, ये उसका नेचुरल प्रे है, जहाँ पे ये होगा लेपर्ड उधर जाएगा, ये वो उस पे हंट करता है। जो वाइल्ड बोर है, जो सुअर है, जो नॉर्मल, ठीक है, ये और वो दोनों, दीज टू स्पीशीज़ आर द इमीडिएट प्रे ऑफ कॉमन लेपर्ड। वो इंसान को नहीं खाता, लाइक अगर हम ये कहें तो इंसान का गोश्त उसको नहीं पसंद। ठीक है, तो हम उसके लिस्ट में ही नहीं है। अब आपकी बात, अगर वो सामने आ जाए तो आउट ऑफ डेंजर वो हमसे थ्रेट फील करके अटैक करता है, आउट ऑफ डिफेंस। तो वो डिफेंसिव अटैक होता है वो, और वो भी बहुत रेयर है। हमारे पास जितने भी इस तरह के कुछ केसेस, आपने सुना होगा कि कश्मीर में एक खातून पे लेपर्ड ने हमला कर दिया था, तो फिर उसको कम्युनिटी लोगों ने उसको मार दिया। फिर वो जब उसकी डिटेल्स आए तो वो ये था कि वो खातून ईंधन ला रही थी पहाड़ों पे, तो ख़वातीन ही जाती हैं, तो वो वो अपना वो लकड़ी का वो उसके सर पे था, उसको नीचे नहीं दिखा, वो लेपर्ड के ऊपर गुजर गई, मतलब उसने उस पर पैर रखे। वो फिर कम्युनिटी ने ये बताया। तो अब एक वो सो रहा हो और उस पर आप पैर रख के गुजर जाए तो आउट ऑफ डेंजर उसने डिफेंस में अटैक। ठीक है, सो जो भी इस तरह के हमारे पास बहुत इक्के दुक्के, 5 साल में एक केस आ गया, 10 साल में एक केस आ गया, ये इस वजह से कि वो आउट ऑफ एक्सीडेंट डिफेंसिव अटैक होता है। जो लेपर्ड होते हैं, अब इस तरह के सामने आ गया तो वो अगर वहाँ पे क्लोज एंड है या उसने खुद फियर फील किया तो वो अटैक उस तरह से कर सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होती है। लेकिन नॉर्मली उनका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है कार्निवोर्स का, दैट इज़ 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन ह्यूमंस। जितने भी कार्निवोर्स होते हैं, बिकॉज कार्निवोर्स फ्रेश मीट जो है वो उसके पीछे जाते हैं, तो उनका सेंस ऑफ स्मेल जो है वो उसके लिए 10,000, अगर आप ह्यूमंस हम एक यार्ड में एक चीज़ को स्मेल करते हैं तो एक डॉग, एक लेपर्ड, जो भी कार्निवोर्स हैं, ये उसको 10,000 यार्ड में स्मेल कर सकते हैं। तो वो ह्यूमन को भी स्मेल करके उसी तरह अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो आकाश जो
डिपेंडेंस है जंगली हयात और इंसानी हयात की जी उसमें जो शहद की मक्खियाँ पोलिनेशन का काम करती हैं। जी हम पिछले दिनों सुन रहे थे और फेसबुक पे भी चल रहा था कि शहद की मक्खी जो है वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगी तो इंसानी हयात का जिंदा रहना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। इसमें कहाँ तक हकीकत है, जूलॉजिस्ट आप इसको किस तरह से देखते हैं। और दूसरी बात ये डिपेंडेंस इंसान की आज तक इंसानी मीट जानवरों के गोश्त के ऊपर थी अपने ज़िंदा रहने के लिए और एवॉल्व करने के लिए। अब उसकी जगह पर लेबॉर्ट्री में गोश्त बना दिया गया है और वो कुछ ममालिक के अंदर उसकी इजाज़त हो गई और उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि एज टेस्टी एंड एज प्रोटीन रिच एज एग्जैक्टली जैसे पोल्ट्री ले लें आप, वो भी तो एक इस टाइप ही की एक चीज़ है। अब इन दोनों चीज़ों के हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो मक्खियों वाली कहाँ तक दुरुस्त है और उसका हमें उसके अगर वो दुरुस्त है तो उसके सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि रिजर्वेशन जो हयात की है उसमें ये लेबॉर्ट्री के अंदर प्रोड्यूस किया हुआ जो मीट है ये किस हद तक काम करेगा और क्या इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, या कहीं ये नेचर को इनबैलेंस तो नहीं कर देगा।